बड़े ब्रेथ टेकिंग किस्म के व्यूज़ हैं जो कि सोशल मीडिया खोलते ही हमें नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर यूएई की अगर बात की जाए तो वहाँ पर मैं तो हैरान रह गई। मैंने एक बिल्डिंग के टेरेस पर से सोफ़ा उड़ता हुआ देखा। मतलब इतनी तूफ़ानी बारिशें वहाँ पर हुई हैं और कहा यह जा रहा है कि 75 साल में कभी ये सिचुएशन यूएई में नहीं देखने में आई जो वहाँ पर देखने में आई है। तो अभी ये जो मौसमी निज़ाम है इससे तबाही मचाई हुई है। ना सिर्फ यूएई, पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में भी तबाही की सूरत हाल है। बारिशें बहुत शदीद हो रही हैं और अब इसका रुख कहा जा रहा है कि कराची की जानिब अब हमें कुछ नज़र आ रहा है। हर साल इस तरह की बारिशों के सिस्टम का आना बज़ाहिर तो आम सी बात है, लेकिन इस बार मुत्तहिदा अरब अमारात में इंतहाई कम दौरानिए में होने वाली बेतहाशा बारिश के बाद से सोशल मीडिया पर मौसमियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग से मुतालिक एक बहस छिड़ी हुई है। सारिफीन ये सवाल करते दिखाई दे रहे हैं कि कहीं सबके पीछे कुदरत के साथ छेड़छाड़, मसनूई तरीके से बारिश बरसाने की कोशिशें या जियो इंजीनियरिंग तो नहीं हुई। इस वक्त बलूचिस्तान में कहा जा रहा है कि गवादर मुकम्मल तौर पर डूब गया है। तो इसी पर बात करते हैं। इस वक्त हमें सिद्रा ज्वाइन कर चुकी हैं गवादर से, उनसे जानते हैं कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है करंटली। सिद्रा बताइएगा। जो पाक ईरान बॉर्डर से दाखिल हुआ था मगरबी हवाओं का उसने ज़्यादा जो अफेक्ट किया है उसमें ग्वादर और उसके जिमनी का इलाका है, वहाँ पे ज़्यादा बारिशें हुई हैं। बारिशें तूफानी बारिशें थी गरज चमक के साथ हुई, जिसके बायस जो है तगयानी आ चुकी है। ग्वादर और जमनी के जो दही इलाके हैं वो तो बिल्कुल भी तबाह हो चुके हैं। पीडीएमए की जानिब से ये कहा जा रहा है कि दही इलाकों का जो ज़मीनी राब्ता है वो जो है बिल्कुल मुनक़ता हो चुका है और नुकसान का अंदाज़ा लगाया जाए तो मुतअद्दिद जो घर है ना वो इसकी जद में आ चुके हैं। लेकिन अभी जो पीडीएमए की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है कि हालिया बारिशों से बलूचिस्तान के में कितना नुकसान हुआ है, तो 8 अफराद जो है हालिया बारिशों से जाँ भाग हो गए हैं, जिसमें आसमानी बिजली और घर की छत गिरने से हुए। इसके अलावा 9 अफराद जो हैं इन मुसद्दल बारिशों के नतीजे में जख्मी हो चुके हैं और 40 मकानात बलूचिस्तान के दीगर अजलाओं में रिपोर्ट किया जा रहा है कि 40 मकानात जो हैं मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं और मुसद्दल बारिश से 6 सड़कें और 1 पुल को भी नुकसान पहुंचा है। सही। अच्छा सिद्रा, बहुत शुक्रिया आपने में गवादर की सूरत हाल से आए। मैं अभी चाहूँगी कि इसी सिचुएशन पर बात करूँ। इस वक्त क्लाइमेट एक्सपर्ट मरियम शबीर हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। इसके साथ साथ तर्जुमान है पीडीएमए के अनवर शहजाद साहब, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं पहले मरियम आपकी तरफ आऊँगी। मरियम, मुझे ये बताएगा कि ये जो जियो इंजीनियरिंग की बातें हो रही हैं ये क्या है? क्या बेसिकली वो लोग जो नहीं जानते जियो इंजीनियरिंग होती क्या है, पहले तो नाज़रीन के लिए बताइएगा कि क्या छेड़छाड़ है जो कि कुदरत के साथ की जा रही है। जी बेसिकली मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू इस पर डिफरेंट है। जो जियो इंजीनियरिंग है, जो मसनूई तौर पर बारिशें ख़ास तौर पर की जाती हैं यूएई में और अरब ऐसे कंट्रीज़ में जो अफोर्ड कर सकते हैं, वहाँ पहले होता ये था कि बारिशें बहुत कम होती थी, ड्राउट्स ज़्यादा होते थे, क्योंकि आपको पता है कि एक तरह से सहरा में जो है वो सारा सेटअप उन्होंने रखा हुआ है, आबाद किया हुआ है और एक ज़िंदगी शुरू वहाँ पर की हुई है। तो जो ज़्यादा इम्पैक्ट जो मुझे नज़र आता है वो ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और फिर जो ऑयल के रिजर्व्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, उसकी वजह से ये जो अरब कंट्रीज़ हैं ये जो है वो ट्वाइस रेट से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट उन पे आ रहा है। आपका दुगना यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज़ वहाँ पर हो रहा है और आप देखें कि पिछले 20 सालों में सिर्फ 0.4 डिग्री टेम्परेचर जो है वो वहाँ पे बढ़ा है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपको जो आजकल इम्पैक्ट नज़र आ रहा है वो है जैसे आपके स्टॉर्म ज़्यादा आएंगे, आपके फ्लड्स ज़्यादा होंगे, आपके क्लाइमेट चेंज की वजह से ड्राउट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो जो रेनफॉल भी हुआ है वो लेस देन 24 आवर्स में इस कदर ज़्यादा हुआ है जो 75 ईयर्स में, जैसे कि आपने शुरू में बताया कि नहीं हुआ। तो ऑफ कोर्स इसका कार्बन एमिशन से लेना देना है। और जो इफेक्ट जो नज़र आ रहा है, जो सड़कों पर इस कदर पानी है और जो बसें फ्लोट कर रही हैं और ये सारा जो आपको नज़र आ रहा है, ऑफ कोर्स ये यूएई ने, मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी ये शहर प्लान करते हुए ये कभी सोचा था कि उनकी हिस्ट्री में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतनी ज़्यादा बारिशें भी कभी हो सकती हैं। तो वो कभी प्रिपेयर ही नहीं थे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का था ही नहीं कि कभी तेज बारिशें होंगी। बिल्कुल, सॉरी टू इंटरप्ट यू मरियम, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, बिल्कुल आपने ये सही बताया, ज़ाहिर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर वो लोग इक्विप्ड नहीं थे, प्रिपेयर नहीं थे मेंटली, तभी ये सिचुएशन वहाँ पर नजर आई है। लेकिन ये जो हम कुदरत से छेड़छाड़ कर रहे हैं, कभी हम आर्टिफिशियल रेन की तरफ जाते हैं, कभी क्लाउड सीडिंग होती है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इकोसिस्टम को छेड़ा जा रहा है, ये इस सब के पीछे वजूहात क्या कि सारी छेड़छाड़ है या फिर कुछ और है?
जी, मेरा ख्याल है कि ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल रेन जो है वो एक प्रोसेस इंड्यूस किया जाता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ आप नेचुरल फैक्टर्स होते हैं नेचर में, उनका भी कुछ फीजिबल होने के लिए ज़रूरी होता है। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर जो है वो मसनूई बारिशों की वजह से इस तरह का इम्पैक्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, रादर दैन कितनी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हैं, और उन एमिशंस की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस जो आपके ऑयल रिजर्व्स हैं उनको यूज़ करने की वजह से, खासतौर पर जो अरब कंट्रीज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जी। करते हैं, उसकी वजह से वो इम्पैक्ट ज़्यादा है। ऑफ कोर्स कहीं न कहीं आप नेचर के साथ इंटरप्ट करते हैं, लेकिन नेचर के साथ इंटरप्ट आप देखें तो उन्हें सहरा में एक ज़िंदगी भी आबाद की हुई है। तो वो भी एक अगेंस्ट द नेचर ही उस वक़्त आप कहा जाए तो हो सकता है, लेकिन वहाँ पे वो सर्वाइव की है। तो मेरा ख़्याल है कि दे हैव राइट रिसोर्सेज़, अगर उनके पास राइट गाइडेंस हुई सही। और रिन्यूएबल्स की तरह ज़्यादा मूव करें तो वो इससे फ्यूचर में जो है वो बचे जा सकते हैं, और आई थिंक दे हैव इनफ मनी। वो आई एम श्योर कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी आने वाले अरसे में अच्छा, काम कर तो रिड्यूस मरियम आपसे एक छोटी सी बात मैंने और पूछनी है। मैं चाहूंगी थोड़ी सी बात मैं अनवर शहजाद साहब से भी कर लूं। अनवर साहब, मुझे ये बताइएगा तैयारियां क्या हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं गवादर कहा जा रहा है पूरा डूब गया है, कराची से गवादर का जो रास्ता है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर राब्ता मुनक़ता है। तो अभी क्या हम मेंटली प्रिपेयर तो थे, यानी कि पता था, मरासला भी था कि ये स्पेल आ गया है और बारिशें होंगी, तो तैयारी हम लोग मतलब सेटिस्फाई रहे कि है पूरी? जी बिल्कुल, जिस तरह बारिशों का सिलसिला जारी है और ये 21 अप्रैल तक जारी रहेगा, तो इसके ऊपर क्योंकि 10 अप्रैल से 2 मरासले जारी हो चुके हैं डिस्ट्रिक्ट जी। एडमिनिस्ट्रेशंस और तमाम मुतल्लिका इदारों में। एक 10 से जो था 16 तारीख तक एक मरासला था जिसमें हमने ये स्पेल देखा और जिसमें बहुत सारे जानी और माली नुकसानात भी हुए, और दूसरा स्पेल जो है वो 16 से शुरू हुआ है और 21 तक जो है वो जारी रहेगा। इसके लिए जो है तैयारियां बिल्कुल कंप्लीट हैं। पहले से ही मुतल्लिका इदारे जितने भी ज़िली इंतज़ामिया हैं, इमदादी टीमें हैं, रेस्क्यू टीमें हैं, उन सबको अलर्ट कर रखा है, सही। और इसके साथ-साथ जो है जितने भी दस्तयाब वसाइल हैं, वो सारे अलर्ट हैं। तो इंशाअल्लाह अगर इस तरह का खुदा ना ख़ास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या होता है, तो तमाम इदारे जो हैं वो अलर्ट ही। ठीक है, अनवर साहब मेरे साथ रहिएगा। अच्छा मरियम, एक और टर्म जिस पर मैं चाहूँगी थोड़ा नाजरीन को आप उनकी रहनुमाई कीजिएगा, टोरेंशियल रेन, ये टर्म हम काफ़ी सुन रहे हैं, क्या इसका मतलब क्या है? ये किस तरह की बारिश होती है? जो बलूचिस्तान में बारिश हो रही है, क्या उसको टोरेंशियल रेन कहा जा सकता है? क्या बताएंगी आप इस बारे में? जी बिल्कुल, जो टोरेंशियल रेन होती है, बेसिकली ये बहुत ज़्यादा जो टर्बुलेंस होती है, टर्बुलेंट फ्लोइंग जो जिसको बोलते हैं, या टोरेंट्स के ऊपर से होती है, उसको बोलते हैं, और बहुत तेज़ी से आती है बेसिकली। तो जो ऑफ कोर्स सिंपल टर्म में मैंने आपको ये बहुत बताया ताकि नाज़रीन समझ सकें। तो बेसिकली ये होती तो जो बलूचिस्तान में है, और जो आपके पंजाब के एरिया में भी बहुत सारे, खासतौर पे जो सदर्न पंजाब के एरिया है, वहाँ पे जो ज़्यादातर फ्लडिंग आती है वो भी टोरेंशियल रेन होती है, यानी कि पोरिंग रेन होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोर कर रही होती है। बहुत ही, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में व्यूअर्स के लिए बताऊँ तो ऑफ कोर्स ये उसको बोलते हैं। लेकिन पाकिस्तान में मुझे लगता है कि जो ज़्यादातर प्रॉब्लम हमारा है जब भी रेन और फ्लडिंग होती है, तो वो आपके गवर्नेंस से ज़्यादा जो है वो उसका लेना देना है। गवर्नेंस आपका स्ट्रक्चर उस तरह से है नहीं। इतने सालों से देखें हमारे सैलाब आए जा रहे हैं, चाहे वो टोरेंशियल रीजंस की वजह से हैं, चाहे वो किसी और रीज़न की वजह से हैं, लेकिन अभी तक हम उसके मुतालिक कुछ प्रैक्टिकली कर नहीं पाए हैं। तो जो रेलिवेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको गवर्नेंस स्ट्रक्चर पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो प्लानिंग है, खासतौर पे जो अर्बन प्लानिंग के इलाके, उन पर काम करने की, क्लाइमेट रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये चंद चीज़ें ऐसी हैं, अगर इसको प्रायोरिटी पे गवर्नमेंट्स अपनी, क्योंकि प्रोविंसेस के पास एनवायरनमेंट का स्ट्रक्चर वो करना शुरू करें, तो बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा अनवर साहब, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। अभी जैसा कि मरियम की आपने गुफ्तगू सुनी, उनकी तरफ से कहा गया कि गवर्नेंस के साथ की चीज़ें काफ़ी लिंक्ड हैं। हम साल साल देख रहे हैं कि सैलाब आते हैं, बारिशें, पोरिंग रेन्स होती हैं, लेकिन सूरत हाल वही होती है, नुकसान होता ज़रूर है, कम ज़्यादा की नौयत से वो आपके सामने है। क्या वजह है कि कुछ तरह का मास्टर प्लान तरतीब नहीं दिया जाता कि एटलीस्ट पहले से तैयारी हो? ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ चेंज हैं, क्योंकि अगर 2010 का सैलाब देखा जाए और फिर 2022 के सैलाब के साथ उसे कंपेयर किया जाए, तो बहुत ज़्यादा तैयारियां भी थी, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा नुकसानात जो हैं वो बहुत कम हुए हैं। 2010 के स्टेटिस्टिक को देखा जाए और 2022 के सैलाब को देखा जाए, जो खैबर पख्तूनख्वा में, जिसमें 2022 में जिसकी इंटेंसिटी 2010 से काफ़ी ज़्यादा थी,
लेकिन बर वक़्त इक़दामात और फौरी रिस्पॉन्स की वजह से जो है, उसमें जानी और माली नुकसान बहुत कम हुआ है। तो एक पॉलिसी होती है, कंटीजेंसी प्लान्स होते हैं, जिसके ऊपर जो है ये अमल दरामद किया जाता है। क्योंकि अभी पीडीएमए जो है वो 3 पोर्शंस पे काम करता है। एक प्री डिज़ास्टर है, एक ड्यूरिंग डिज़ास्टर है और एक पोस्ट डिज़ास्टर होता है। इन तीनों के ऊपर जो है एक ख़ास किस्म की पॉलिसी बनी जाती है, जिसमें तमाम मुतल्लिका इदारे, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ-साथ फेडरल इदारे जो होते हैं, वो सब जो हैं एक मेज़ पर बैठकर जो है अपनी डेफिशिएंसीज़, अपनी जो कमियाँ हैं वो रखते हैं कि जो पिछली मर्तबा जो हमने गलतियाँ की हैं, जो हमसे गलतियाँ हुई हैं, ताकि वो आगे दोहराई ना जा सके। उसके ऊपर एक कंप्लीट एक प्लान बनता है, एक पॉलिसी बनती है। उसी पॉलिसी को आगे लेकर हम देखिए, चलते हम हैं। देखते हैं खास तौर पर नॉर्दर्न एरियाज़ की अगर बात की जाए, हर साल लैंडस्लाइडिंग होती है। ज़ाहिर है कुदरती अमल है, जब इतनी बारिश होती है तो लैंडस्लाइडिंग भी होती है। लेकिन वो जो आर्जी पुल बने होते हैं, जो कि ज़ाहिर है वहाँ के लोगों की आमदोरफ्त का वही एक ज़रिया है, वो टूट जाते हैं, वो बह जाते हैं और ज़ाहिर है उससे नुकसान भी होता है। इन चीज़ों पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कुछ स्पेसिफिकली हमने नहीं कभी देखा कि स्पेशली काम हो रहा हो, ऐसा क्यों है? बिल्कुल जिस तरह कुदरती आफ़ात होते हैं, इनसे लड़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन एक बेहतर हिकमत अमली के साथ इनके नुकसानात को जो है कंट्रोल किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बलाई इलाकों में थोड़ा-सा जो है एक मसला पाया जाता है, क्योंकि वहाँ की आबादियाँ जो हैं इस तरह शामिलात में या इस तरह इंक्रोचमेंट्स में बनी होती हैं, जहाँ पर जो है रसाई भी काफ़ी मुश्किल होती है बाज़ औक़ात इमदादी टीमों को वहाँ पर पहुँचने के लिए। तो राब्ता पुल जो आप ने कहा है कि राब्ता पुल्स हैं वो टूट जाते हैं, बह जाते हैं, लेकिन ये है कि उनका अल्टरनेट बनाया जाता है। उसी वक़्त फ़ौरी रिस्पॉन्स होता है। अगर कोई इस तरह आबादी है जिसका राब्ता दूसरे गाँव से या मेन लिंक्स रोड से जो है वो टूट जाता है, लेकिन फ़ौरी मुतबादिल रास्ते जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। फिर उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट होते हैं, उनके साथ मिलकर जो है इनके ऊपर जो है फिर दोबारा से अच्छा, अभी जो आपने बताया कि आप 2022 की सिचुएशन आपने देखी है, 2022 में काफ़ी ज़्यादा जो है डैमेजेस हुए थे, लेकिन अब शुक्र है कि वो इलाके जो बिल्कुल मनक़ता हो गया था उनका राबिता दूसरों इलाकों के साथ, लेकिन अब जो है वहाँ पर तमाम सूरत हाल जो है वो मामूल के मुताबिक है। सही, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अनवर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी जैसे कि आपने कहा कि 3 हिस्सों में आपने डिपार्टमेंट को डिवाइड किया हुआ है, प्री डिज़ास्टर, ड्यूरिंग डिज़ास्टर एंड पोस्ट डिज़ास्टर। पोस्ट डिज़ास्टर में आप जिन चीज़ों का ख्याल रखते हैं जो कि अभी रखा जाएगा, ज़ाहिर है अभी बारिशें हो रही हैं, वो क्या चीज़ें होंगी? बिल्कुल, पोस्ट डिज़ास्टर में ये होता है कि जितने भी डैमेजेस होते हैं उनका ख़ास सर्वे किया जाता है। इस सर्वे में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट्स और इसके साथ साथ मुतल्लिका इदारों की एक टीम बनाई जाती है जो कि सर्वे करती है। सर्वे के ऊपर फिर इसकी फिर नौइयत देखी जाती है कि कौन सा हाउस जो है या कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनको मामूली नुकसान पहुंचा है, किसी को ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, तो उसके मुताबिक जो है उनकी बजटिंग होती है, उनको जो है इमदाद दी जाती है। इस तरह जो ज़ख्मी होते हैं या जो है जिनकी डेथ हो जाती है, उनके लावाकिन के लिए जो है खैबर पख्तूनख्वा की जो रिलीफ पॉलिसी है उनके मुताबिक जो है उनको फंडिंग की जाती है, उनको जो है इमदादी चेक्स तकसीम किए जाते हैं। पीडीएमए का जो वेयर हाउस होता है वो वेयर हाउस जो है 24/7 जो है ओपन ही रहता है। सही। इस तरह जो मुतासरा अज़ला होते हैं उनको जो खैमे, अगर कोई डिस्प्लेस पर्सन होते हैं तो उनको खैमे, उनको जो है ज़रूरत ज़िंदगी की जितना भी सामान होता है वो प्रोवाइड किया जाता है। पीडीएमए जो है पहले से ही कैंप्स जो हैं वो आइडेंटिफाई कर देता है। अगर तानफ़ासा कोई इस तरह की सिचुएशन आती है जिसमें लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं और या जो है उनके घरों को नुकसान पहुंच जाता है, तो वो बेघर हो जाते हैं, तो उनको पीडीएमए की तरफ से जो पहले से आइडेंटिफाई किए हुए कैंप्स होते हैं वहाँ पर ले जाया जाता है। वहाँ पर जो है उनको तमाम वो सहूलियात दी जाती हैं। इस तरह जो है फिर रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। जिस तरह मैंने पहले चले अनवर साहब, ज़्यादा बेहतर तो ये है कि कुछ इस तरह से हिकमत अमली तरतीब दी जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस तरह काम हो कि लोगों को मिसप्लेस होना ही ना पड़े, कि अपने छोड़ने पड़े और अपने घर में मौजूद रहें, राब्ता सड़कें ना बहें। पहले से इस पर काम हो ताकि नुकसान कम से कम हो तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। मरियम शबीर, आपका भी बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।